बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन लिखें। यस स्टार्ट। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी के संबोधन से यदि कुछ स्पष्ट हुआ तो यही कि पार्टी जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। इस बैठक में सोनिया गांधी ने न केवल खुद को पूर्णकालिक अध्यक्ष बताया बल्कि G23 समूह के नेताओं को मीडिया के जरिए बात करने के लिए फटकार भी लगाई। यदि वह पूर्णकालिक अध्यक्ष है तो फिर राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से हटने के बाद उन्होंने अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की कमान क्यों संभाली थी। सवाल यह भी है कि अगर वह पूर्णकालिक अध्यक्ष है तो फिर नए अध्यक्ष के चुनाव की क्या ज़रूरत है, और यदि है तो उसे फिर से टालने का क्या मतलब। यह स्पष्ट है कि इन सवालों के जवाब नहीं मिलने वाले, क्योंकि कांग्रेस में वही लोग जो गांधी परिवार चाहेगा जब परिवार ही पार्टी है, और इसीलिए इस पर हैरानी नहीं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग पर नए सिरे से होने लगी है। राहुल गांधी अध्यक्ष बनना चाहे तो उन्हें कोई रोक टोकने वाला नहीं, क्योंकि पार्टी में उन्हीं की पूछ परख है जो गांधी परिवार की चाटुकारिता करने में माहिर है। यह G23 नेताओं को फटकारे जाने से और स्पष्ट है। आखिर जब राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनना है और खुद सोनिया गांधी भी यही चाहती है तो फिर उन्हें पर्दे के पीछे से पार्टी चलाने की सुविधा देने का क्या मकसद है। क्या इसलिए कि जवाबदेही से बचा जा सके। निसंदेह यह गांधी परिवार को ही तय करना है कि उसे कांग्रेस को किस तरह चलाना है, लेकिन बीते कुछ साल से पार्टी को जिस मनमाने तरीके से चलाया जा रहा है उस तरह से निजी कंपनियां तो चल सकती हैं, राजनीतिक दल नहीं। कांग्रेस की समस्या केवल यह नहीं है कि पार्टी का काम परिवार के बगैर नहीं चल सकता, बल्कि यह है कि परिवार के सदस्य इस स्थिति का बेजा और मनमाना इस्तेमाल कर रहे हैं। वे और खासकर राहुल गांधी ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे देश पर शासन करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। वह अलग अलग मसलों को लेकर मोदी सरकार को तो हर दिन घेरते हैं, लेकिन शायद ही कभी उन्होंने किसी मसले को हल करने के बारे में बात की हो। उनकी समस्त राजनीति यही बताती है कि विपक्ष का काम केवल सरकार को कोसना और उस पर लाछन लगाना है। क्या कांग्रेस जब सत्ता में नहीं आती तब तक वह केवल आरोप ही लगाती रहेगी। क्या सबसे बड़े विपक्षी दल के तौर पर उसकी यह जिम्मेदारी नहीं कि वह उन समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा करे जिन्हें लेकर सरकार को घेरती रहती है। टीकाकरण के भारत के टीकाकरण अभियान की प्रशंसा स्वागत योग्य होने के साथ ही पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय भी है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास ने शनिवार को वाशिंगटन में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट के दौरान कोरोना वायरस के बीमारी के खिलाफ सफल टीकाकरण अभियान के लिए भारत को बधाई दी है। गौर करने की बात है कि भारत 100 करोड़ खुराक के महत्वपूर्ण पड़ाव को
पार करने वाला है। कोरोना खुराक के मामले में भारत महज चीन से ही पीछे है। चीन के आंकड़ों पर अगर विश्वास किया जाए तो वहाँ 2 अरब से ज़्यादा खुराक दी जा चुकी है। अगर संख्यात्मक तुलना करें तो भारत टीकाकरण में अमेरिका से 2 गुना से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इस मोर्चे पर बाकी देश भारत से बहुत पीछे हैं। भारत ने अपनी आज़ादी को ध्यान में रखते हुए टीकाकरण के मोर्चे पर बेहतरीन काम किया है। टीकाकरण भारत में जिस तरह की चुनौती था उसे देखते हुए यह पड़ाव बहुत उल्लेखनीय है और विश्व बैंक की ओर से अगर भारत की तारीफ हो रही है तो हमें इस दिशा में और प्रेरित होकर काम करना चाहिए। अब जरूरी है कि वैक्सीन उत्पादन और वितरण में भारत को अंतर्राष्ट्रीय भूमिका का विस्तार हो। भारत की ख्याति एक वैक्सीन उत्पादक देश के रूप में है और भारत ने कोरोना वैक्सीन के मामले में अपनी आबादी का टीकाकरण करने के लिए दुनिया के दूसरे देशों को वैक्सीन देने का काम रोक रखा है। हालांकि अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं कि भारत सरकार कभी भी कोरोना वैक्सीन का निर्यात शुरू कर देगा। भारत की अपनी कोवैक्सीन को दुनिया के 7 देशों ने मंजूरी दे रखी है। हमें अपने वैक्सीन के निर्यात के लिए कोशिशें ज़्यादा तेज करनी चाहिए। विशेष रूप से अफ्रीका के देश टीकाकरण में काफ़ी पिछड़ गए हैं। वहाँ ऐसे देश भी हैं जहाँ न के बराबर टीकाकरण हुआ है। अतः भारत को इन देशों के लिए उत्पादन बढ़ाना चाहिए। इनमें से अनेक देश भारत के भरोसे ही बैठे होंगे। इनमें कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्हें भारत पहले कुछ वैक्सीन दे चुका है। भारत ने अप्रैल के महीने में किसी भी देश को टीका देने से मना कर दिया था क्योंकि अप्रैल में देश में कोरोना के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे थे। गौर करने की बात है कि 9 मई को जब भारत में कोरोना रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज हुए थे उसकी तुलना में अब महज 4% मामले ही दर्ज हो रहे हैं। बेशक कोरोना से सफल मुकाबले में टीकाकरण का योगदान सबसे खास है। भारत में लगभग 70% आबादी को कम से कम एक खुराक मिल चुकी है और लगभग 30% आबादी को दोनों खुराक। असर यह है कि भारत के दैनिक कोविड-19 संक्रमण में गिरावट आ रही है और बीते शनिवार को महज 15,981 नए मामले सामने आए हैं। भारत ने जिस तरह से टीकाकरण किया है और जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल रहा है उससे विश्व बैंक का भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है। भारत का टीकाकरण में और तेजी लाने पर ध्यान देना, बच्चों के टीकाकरण पर सावधानी से काम करना, हम दुनिया में भले कुछ आगे दिख रहे हों लेकिन अपने स्तर पर हमारी 70% यात्रा अभी शेष है तो हमें मंजिल की ओर तेज चलना ही होगा। धन्यवाद।